हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि नेपाल की सरकार गिर गई है। कहने का मतलब ये है कि इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जो प्रचंड हैं उनके खिलाफ, जो पीएम थे नेपाल के, उनके खिलाफ क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसको ये पास करने में असफल रहे, जिसकी वजह से क्या है ये सरकार गिर गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और यहाँ पर जो करंट पीएम हैं उनकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल रहने वाली है और कितने टाइम तक हो सकता है आगे ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। इन सभी मुद्दों को हम लोग देखते हुए बात करेंगे। और पिछले बहुत छोटे टाइम स्पैन पर बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री यहाँ बदले गए हैं, उसके पीछे कारण क्या है, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल की जो दहल हैं, यानी कि पुष्प कमल दहल जो हैं, यहाँ पर आप इनकी फाइल फ़ोटो देख सकते हैं। तो इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था और प्रस्ताव पास हो जाने की बात क्या है कि इनकी सरकार गिर गई है। यानी कि अब यहाँ पर केपी शर्मा ओली उन्होंने क्या है दावा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई को उनको राजधानी में, यानी जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर नेपाल के राष्ट्रपति का नाम जो है रामचंद्र पौडेल, इनके द्वारा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई। किनको? केपी शर्मा ओली को। इससे पहले कौन थे? तो पुष्प कमल दहल, जिनका शॉर्ट नेम प्रचंड भी लिखते थे ये, राइट। और जो प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार थी वो भी क्या थी? एक गठबंधन की सरकार थी, एक कोalition की सरकार थी, और वो अपना जो विश्वास मत है वो हासिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये क्या है फाल कर गई या इनकी सरकार गिर गई। नेपाल के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नई सरकार बनती है या फॉर्म होती है तो उसको 30 दिन के अंदर जो है क्या करना होता है, शपथ ग्रहण के बाद अपने पास करना होता है, यानी कि अपना बहुमत शो करना होता है पार्लियामेंट में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है कैसा है वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल 2008 में राजशाही यानी यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। कहाँ पर? नेपाल पर, राइट। और इसको एक गणतंत्र देश के रूप में, रिपब्लिक के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया। साल 2015 जब से नया संविधान लागू हुआ है इस देश को, जो कि पहले एक हिंदू राष्ट्र था, नए संविधान के बाद इसको धर्मनिरपेक्ष और एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी एक संघीय ढांचे के रूप में इसको दर्शाया गया, और नेपाल एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में निकल करके बाहर आया, राइट। और इसमें जैसा कि आपने भारत में देखा होगा, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होते हैं, एक ऊपरी सदन और एक निचला सदन। इसी तरह से यहाँ भी क्या है, 2 ही हाउस हैं। इसमें से एक है ऊपरी सदन जिसको बोलते हैं नेशनल असेंबली, और एक है निचला सदन जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो प्रतिनिधि सभा होती है वहाँ से ही क्या है पीएम चुने जाते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो इनकी अपर हाउस है जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, उसमें कुल 59 सदस्य हैं, यानी कि 59 सदस्य इसमें चुने जा सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और कितने टाइम के लिए? इसको आप कंपेयर कर सकते हैं भारत की राज्यसभा से। जैसे राज्यसभा में भी क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और 6 साल के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी तरीके से लोकसभा की बात करें तो यहाँ जो नेपाल की लोकसभा है जिसको प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 275 मेंबर हैं और इनको डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है और 5 साल के लिए चुना जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं भारत की लोकसभा के जरिए, राइट। अब होता क्या है कि साल 2022 में जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था कुछ इस तरीके से था, राइट। यहाँ पर जो शेर बहादुर देवबा हैं, जो 3 मेन पार्टियाँ हैं, इनको कुल 89 सीटें मिली, जिनकी पार्टी का नाम है एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सीपीएन और सीपीएन-एमसी यानी माओवाद है एक, और जो है एक और है लेनिनिस्टवाद, यानी लेनिन की विचारधारा से संबंधित है और एक माओवादी विचारधारा से संबंधित है। इनको 78 पार्टियाँ मतलब सीट मिली, और इनको जो है 32 सीटें मिलती हैं दहल को, जो अभी तक सरकार चला रहे थे। इनके पास कुल 32 सीटें थीं और इन्होंने जो है इन्हीं की पार्टी से सीपीएन यूएमएल से क्या कर रखा था, कोalition कर रखा था। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आती हैं कि जब ये सत्ता में आ जाते हैं पुष्प कमल दहल, तो ये इनके पुराने केसेस को खोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो इन पर आरोप लगे होते हैं उनको ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। और
केपी शर्मा ओली के ही नहीं, केवल शेर बहादुर देवबा इनके ऊपर भी जो चार्ज लगे हुए थे उनको खोलना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सरकार जो है यानी केपी शर्मा ओली जो है वो अपना इनसे समर्थन वापस ले लेते हैं और इनकी सरकार क्या है, गिर जाती है। और जिनके खिलाफ ये पूरे कानून प्रस्ताव खोले गए थे, अब ये दोनों क्या है, आपस में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि इनके बीच एक फार्मूले के अनुसार जो बंटवारा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 1.5 साल के लिए ये पीएम रहेंगे केपी शर्मा ओली और 1.5 साल के लिए शेर बहादुर देवबा रहेंगे। अभी तक का जो अपडेट है उसके अनुसार इतना ही है, राइट। आगे अगर देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो पहली बार नहीं, ये इनका चौथी बार है जब वो पीएम के रूप में यहाँ पर काबिज हुए हैं। और यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा ही रहा है कि बहुत कम ऐसे पीएम हैं जो अपना कार्यकाल शायद पूरा कर पाए हों, नहीं सरकार पहले ही क्या है, गिर जाती है। पहली बात तो पूर्ण बहुमत की समस्या देखने को मिलती है कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। 2015 में क्या है, ये पहली बार पीएम बनते हैं और अगस्त 2016 तक सत्ता में रहते हैं। दूसरा कार्यकाल इनका फरवरी 2018 से शुरू होकर के मई 2021 तक का था और तीसरे कार्यकाल में मई 2021 से लेकर के यहाँ पर जुलाई 2021 तक का इनका कार्यकाल रहा। अब रिसेंट जो चौथी बार इन्होंने शपथ ग्रहण की है वो 12 जुलाई 2024 को नेपाल की संसद की जो निचली सदन है यानी कि जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उसमें जब प्रचंड का जो पिछली सरकार थी विश्वास मत हारने के बाद इन्होंने जो है अपना दावा पेश किया और सरकार बना ली अपनी, राइट। अब यहाँ पर जब सरकार फॉर्म हो चुकी है तो यहाँ पर भारत की तरफ से भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, क्योंकि भारत तो अपने संबंधों को बना करके रखेगा ही। पीएम प्रचंड रहें, केपी शर्मा ओली रहें या शेर बहादुर देवबा रहें, राइट। तो पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है न्यू नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, राइट। और आगे इन्होंने ऐड किया लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टू बूस्ट टाइज। अब भारत और चाइना के बीच में नेपाल एक सैंडविच कंट्री है, तो ऐसे में भारत को भी अपने संबंधों को अच्छा बना के चलना पड़ता है ताकि आगे चल के कोई ऐसी दिक्कत क्रिएट ना की जा सके इनके द्वारा, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक सैंडविच कंट्री है और ऐसे देश जो हैं यानी नेपाल और भूटान भी, ये हमेशा दोनों तरफ से लाभ लेने का प्रयास करते आए हैं और आज भी वही चीज़ चल रही है। कहने का मतलब जब इनको ज़रूरत होती है भारत की तब ये चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखाते हैं ताकि भारत से इनको ऑफ़र दिया जाए, और जब बात होती है भारत की तब ये चाइना की साइड, और जब चाइना की होती है तब भारत की साइड। इस तरीके से ये दोनों तरफ से लाभ लेने का प्रयास करते हैं। इनका कोई लैंड बॉर्डर जो कोस्टल रीजन है वो नहीं है, केवल ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल की बात कर रहे हैं हम लोग, जब तिब्बत चाइना का हिस्सा बन चुका है उसके बाद, राइट। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि साल 2022 में जो इलेक्शन हुए थे तो पुष्प कमल दहल की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसको माओवादी सेंट्रिस्ट कहा गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल केपी शर्मा की ओली की, जिसको लेनिनवादी कहा गया, यानी कि जो लेनिन की विचारधारा से संबंधित है। और ये जो कोएलिशन की गवर्नमेंट थी मात्र इसको 18 महीने हुए थे और उसके बाद ही क्या है, सरकार ये गिर गई है। 12 जुलाई को जो बताया मैंने आपको कि केपी शर्मा ओली के द्वारा शपथ ले ली गई है और एक फॉर्मूले के अनुसार आगे जो 1.5 साल बचेंगे यानी 1.5 साल तक ये सरकार चलाएंगे और 1.5 साल तक शेर बहादुर देवबा। और इनका सीट का जो कितना कितना मिला हुआ है वोटिंग परसेंट वो भी मैंने आपको बता दिया। और नेपाल का जो अगला संसदीय चुनाव है उस साल 2027 में ही होने वाला है। अब इसमें देखिए प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सरकार चल पाएगी। देखिए इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है और ना ही इसको क्लेम किया जा सकता है कि नहीं ये सरकार बहुत अच्छे स्तर पर आगे लेकर के चल सकेंगे। जहाँ पर भी किसी गवर्नमेंट के अगर हित नहीं बनते हैं तो वो जाहिर सी बात है अपने आप को वहाँ से पुल आउट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर देखना ये होगा, ये तो समय ही तय करेगा कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।